हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा जो दिसंबर माह में होने जा रही थी, लेकिन इसका डेट जो है वो जनवरी में निर्धारित की गई है। जनवरी में 2022 में आप लोगों का एग्जाम होगा। तो आज मैं आप लोगों को एमपीएसई 1 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एमपीएसई 1 में आप लोगों को पढ़ना क्या है। एमपीएसई 1 में आप लोगों को पढ़ना है भारत और विश्व, भारत और विश्व। ठीक है। अब आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि आपका जो है 2 ईयर का ये है क्लास। तो फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ना था वो एमपीएस 1, एमपीएस 2, एमपीएस 3 एंड एमपीएस 4 4 पेपर आपको पढ़ना था। और 4 पेपर था 8-8 क्रेडिट का, अर्थात 32 क्रेडिट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और 32 क्रेडिट सेकेंड ईयर में पढ़ना है। लेकिन यहां पर क्या है कि फर्स्ट ईयर में 4 पेपर था और सेकेंड ईयर में आपका 8 पेपर है। ठीक है। अब थोड़ी सी बात समझने वाली बात है कि फर्स्ट ईयर में आपको जो एग्जामिनेशन का जो समय था वह 3 घंटा था, लेकिन सेकंड ईयर में आपका जो समय होगा वह 2 घंटा ही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। लड़के वहां क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए हुए होते हैं, उनको ये लगता है कि मैंने तो 3 घंटा वहां एग्जाम लिखा था, अभी भी मैं 3 घंटा ही लिखूंगा। नहीं, जिसके कारण आपका प्रश्न छूट जाता है। इसलिए इस चीज को आप लोग समय को ध्यान रखेंगे। फिर आपका जो पूर्णांक होगा वह 50 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। कितना का होगा? 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और जो क्वेश्चन की संख्या जो होगी वह 5 ही होगी, लेकिन खंड होगा वहां। खंड जैसे भाग 1 और भाग 2 दोनों को मिलाकर 5 प्रश्न होना चाहिए। तो चलिए, ये थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं, जो आप लोग तैयारी कर लें तो मुझे विश्वास है कि उससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए, आप लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। ठीक है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। ठीक है। अब आइए दूसरा जो प्रश्न है, परमाणु हथियारों की होड़ रोकने में, परमाणु हथियारों की होड़ रोकने में भारत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर मैं एक बार आपको प्रश्न को दोहराता हूं कि परमाणु हथियारों की होड़ रोकने में भारत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों में सहयोग और मतभेद के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों में सहयोग और मतभेद के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, साम्यवादोत्तर समाजों में धर्म की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि साम्यवादोत्तर समाजों में धर्म की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नई विश्व व्यवस्था में भारत अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि नई विश्व व्यवस्था में भारत अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत यूरोपीय संघ संबंधों में सहयोग
और मतभेद के क्षेत्र कौन से हैं? ठीक है, फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत यूरोपीय संघ संबंधों में सहयोग और मतभेद के क्षेत्र कौन से हैं? ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद के वर्षों में आसियान के साथ भारत के संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि शीत युद्ध के बाद के वर्षों में आसियान के साथ भारत के संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की विदेश नीति प्रक्रिया में व्यापारी वर्ग, भारत की विदेश नीति प्रक्रिया में व्यापारी वर्ग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो प्रश्न है, शीत युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत और रूस संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत रूस संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा? अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की दृष्टि में शांति और समृद्धि युक्त विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय भूमिका है, इस कथन की साधारण व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को बताता हूं कि भारत की दृष्टि में शांति और समृद्धि युक्त विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय भूमिका है, इस कथन की साधारण व्याख्या कीजिए। कोई एग्जाम्पल देकर आप इसको समझाइए कि क्या उसकी भूमिका है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन संबंधों पर प्रकाश डाले। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी चीन विवाद जो चल रहा है, भारत और चीन संबंधों पर प्रकाश डाले। और नेक्स्ट प्रश्न है, एनडीए शासन में भारत की विदेश नीति संबंधी प्रमुख घटनाओं को रेखांकित कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनडीए शासन में भारत की विदेश नीति संबंधी प्रमुख घटनाओं को रेखांकित कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के कार्यकलाप में प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय विदेश नीति के कार्यकलाप में प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उसके बाद मैं 2-3 और आपको बता दे रहा हूं जो शॉर्ट नोट्स में आता है, उसको भी आप लोग कुछ पढ़ लें, एक नजर उसको देख लें। जैसे हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग संघ, फिर मैं बताता हूं कि हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसको देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए भारत जापान संबंध, फिर उसके बाद देख लीजिए साल्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। फिर देख लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन और क्षेत्रीय सहयोग, गुट निरपेक्ष आंदोलन और क्षेत्रीय सहयोग और मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ये थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिए। मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका
सब क्वेश्चन पकड़ा जाएगा और आपका परीक्षा भी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होगा। तो आज का क्लास में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।